हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे। दैट इज़ जो लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ओके, अब देखो, जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, किसी भी चीज़ के अगर ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ऑक्सीडेशन है। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ओके, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। रोज के लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स या ये है। एक है कोरोजन। ओके, कोरोजन क्या होता है? सिंपल इसमें देखा जाए तो इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, या इसको और एक नाम से बोला जाता है ईटिंग अवे ऑफ मेटल। ईटिंग अवे। ओके, मतलब मेटल को खा जाना, सिंपल इसमें बोल दो। तो अब देखो, जब भी मेटल को, हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ मेटल इज exposed to conditions like कौन सी है? एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी। ओके, ऐसे किसी भी कंडीशन के साथ अगर मेटल एक्सपोज किया गया, रिएक्ट किया गया, ओके, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम, तो क्या होता है? अब a layer of oxide is formed. A layer of oxide is formed that weakens the metal. Okay, that weakens the metal. अब इसका मतलब समझेंगे। देखो, जब भी किसी मेटल को खुले में रखा जाए, अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में आप देख लो, कहीं पे भी कोई आयरन की चीज़ है अगर खुली रही तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है। ओके, या हमने जो नया मेटल लिया, मान लो एक आयरन का नेल है, इस तरह का एकदम शार्प होता है, एकदम शाइनी होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप अगर देखो तो उसके ऊपर ना इस तरह के एकदम बारीक बारीक पार्टिकल्स ऐसे दिखने लगते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्ट हुआ एयर के साथ, और उसके ऊपर ये कंपाउंड आ गया। ओके, और ये जो है ये एक्चुअल में रस्ट है या करोडेड पार्ट है। अब इससे होता क्या है? अब एक सवाल है, ये किस तरह का चेंज है? तो ये फर्स्ट तो ये स्लो चेंज है, क्योंकि करोजन कभी भी एक दिन में नहीं होता, इसको महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। ओके, दूसरी चीज़, ये केमिकल चेंज है। यस, इट इज़ अ केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज है क्या? यस, इट इज़ अ फिजिकल चेंज ऑल्सो। क्योंकि आप देखो, जो नया आयरन नेल लाते हो तो वो ग्रेश कलर का होता है, लेकिन बाद में उसका कलर बदल जाता है, उसका टेक्सचर जो होता है वो अलग होता है, बाद में वो वीक हो जाता है, टेक्सचर बदल जाता है। इसको आप हाथ से कुछ भी नहीं कर सकते ओरिजिनल आयरन को, लेकिन जब वो करोड़ हो जाता है तो हाथ से भी आप रब करोगे तो उसका पाउडर निकलने लगता है। ओके, तो इस तरह से, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं, या रस्टिंग भी बोला जाता है। अब यहाँ पे मॉइस्चर एक दिया हुआ है। मॉइस्चर मतलब कुछ भी नहीं, मॉइस्चर मतलब वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, साथ में हवा में जो वाटर होता है, मॉइस्ट एयर हम बोलते हैं, और ऑक्सीजन तो है ही, क्योंकि हमको मालूम है हवा में दो गैसेस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसमें से ऑक्सीजन रिएक्टिव है। ओके, तो इसलिए अब सवाल है किसका रस्ट होता है? रस्टिंग किसकी होती है? तो रस्टिंग होती है मेटल्स की। तो पहला तो है आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो, आयरन की रस्टिंग कैसे होगी? आयरन है Fe, इसकी रिएक्शन O2 के साथ हुई, ये बनाएगा Fe2O3 डॉट XH2O। अब सवाल है ये XH2O क्या है? तो इसको बोला जाता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ये हमेशा उसके साथ रहेगा, और कभी भी आपको रस्ट का अगर फार्मूला पूछा गया तो Fe2O3.XH2O ही बोलते हैं उसको। ओके, ये रस्ट है, और ये कौन से कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर रस्ट का फार्मूला पूछा गया, मोस्ट ऑफ द बच्चे Fe2O3 लिखते हैं, Fe2O3 नहीं है। अगर ऑप्शन में Fe2O3 भी है और Fe2O3.XH2O भी है तो उसको लिखना है। ओके, कई कई जगह पे इसको Fe2O3.10H2O दिया हुआ होता है। ओके, यक्स मतलब एक नंबर है कोई भी। तो ये एक हो गया आयरन के बारे में। दूसरा, और कौन रस्ट होता है और किसका रस्टिंग होता है?
तो सिल्वर का रस्टिंग होता है। ओके, अब देखो सिल्वर का रस्टिंग कैसे होता है। जब सिल्वर है, हमको मालूम है सिल्वर एक तो रिस्ट रिएक्टिव है, फिर भी वो O2 के साथ रिएक्ट होगा और ये बनाएगा AgO, सिल्वर ऑक्साइड। ओके, अब ये सिल्वर ऑक्साइड जो है, यहाँ पे ये सिल्वर जो है और एक चीज के साथ रिएक्ट होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है एयर में, उसके साथ, और यहाँ पे ये बनाएगा AgS। ओके, Ag2S एक्चुअल, और ये रिलीज करेगा H2 गैस। तो ये जो Ag2S सिल्वर सल्फाइड जो है ये ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो ये कौन सी कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन। ओके, ये कौन सी कलर का हो गया, ब्लैक। और तीसरा जो मटेरियल है जो रस्ट होता है, हम जिसको बोलते हैं कि वो होता है कॉपर। ओके, आपने ये कई बार देखा होगा कि कॉपर की जो यूटेंसिल है या कॉपर जो भी कॉपर की चीज़ है उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाता है। ओके, तो ये किस वजह से होता है, तो देखो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ओके, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuO। ओके, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो बैलेंसिंग मैंने नहीं करी, छोड़ दो। ओके, फिर ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो एयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट होता है और बनाता है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। और ये कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ओके, मतलब कभी अगर आपको ये पूछा गया कि द कलर ऑफ द रस्ट ऑफ आयरन इज डैश डैश, तो वो रेडिश है। सिल्वर की रस्ट जो है वो ब्लैक है, ये पूछा जाता है कई बार क्योंकि ये सल्फाइड की वजह से होता है। ओके, और कॉपर की रस्ट जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ओके, तो इस तरह से ये हो गया करोजन या रस्टिंग के बारे में। अब कौन सी मेथड्स है जिसकी मदद से आप करोजन को रोक सकते हो। ओके, मेथड्स टू प्रिवेंट द करोजन। तो उसमें सब सिंपल मेथड आती है, सबसे जो पहली आपने पढ़ी हुई है लोअर क्लासेस में भी, वो है जिसको ओल्ड मेथड बोलते हैं, ऑयलिंग। पुराने दिनों में क्या करते थे कि किसी भी चीज़ के ऊपर ऑयल का लेयर लगा देते। क्यों, क्योंकि ये हो रहा है किस वजह से, मोस्टली वाटर के साथ रिएक्ट होने से या मॉइस्ट एयर के साथ। तो ऑयल लगा देंगे, तो ऑयल क्या है, हाइड्रोफोबिक है या वाटर को रिलीज पास नहीं आने देता। तो ये पुराने दिनों से ये मेथड यूज की जाती है। ओके, नंबर 2 मेथड जिसको हम बोलेंगे वो ल्यूब्रिकेशन, इसमें ग्रीस वगैरह की यूज किए जाते हैं, वो भी ऑयलिंग में ही काउंट कर सकते हैं। नंबर 2 जो मेथड आई वो आई पेंटिंग। फिर पेंट इन्वेंट हुए, पेंट। तो कोई भी आप देखो जहाँ पे भी कोई चीज़ होती है, कोई ग्रिल्स है, डोर है, कुछ भी है, तो उसको नॉर्मली साल में, दिवाली वगैरह हम बोलते हैं तो साल में 1-2 बार उसको पेंट करते हैं। क्यों करते, क्योंकि पेंटिंग उसको बचाती है। पेंटिंग एक लेयर की तरह, एक कोट की तरह काम करती है जो उसको बचाता है फ्रॉम आउटर जो भी ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट हो रहा है उससे। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो एक कोई ऐसी चीज़ है उसको आपने पेंट कर दिया, मान लो ये बाहर से पेंट लगा दिया। अब कई बार क्या होगा, हमको तो लगेगा ये बहुत क्लीन है, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ से ये कहीं से तो एक छोटा सा होल बन जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाके, ऊपर से तो पूरा अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से ये पूरा मटेरियल जो है वो करोड़ हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये भी मेथड उतनी अच्छी नहीं है। फिर नंबर 3 मेथड आई, दैट इज गैल्वनाइजेशन। ओके, गैल्वनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कई बार ये पूछा हुआ है MCQ में या वन लाइन आंसर में कि व्हाट इज गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि एप्लीकेशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक, ओके, ऑन द आयरन, मोस्टली आयरन के ऊपर। मान लो ये आयरन का कोटिंग है Fe, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक और कोटिंग लगा देते हैं जिंक की। ओके, ये लेयर जो है वो जिंक का है। ओके, अब ये देखा जाए तो जब हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। ओके, तो हमको मालूम है आयरन और जिंक, इनमें से रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन आयरन। ओके, अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इसलिए जो भी ऑक्सीजन आएगा वो क्या करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट होगा, और जिंक के साथ रिएक्ट होकर वो क्या करेगा, जिंक प्लस O2 गिव्स ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो है वो डिग्रेड होने लगेगा धीरे 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 धीरे। तो जब ये पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा फिर से आप जिंक का लेयर लगा देते हो। ओके, इसको सैक्रिफिशियल कोटिंग भी बोलते हैं। ये क्या करता है, उसको सैक्रिफाइस करता है। ओके, और तो इसलिए ये जिंक का है। उसके बाद 4 नंबर की है जिसको टीनिंग बोला जाता है। टीनिंग सेम प्रोसीजर है, टीनिंग सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, आयरन के ऊपर एक कोट लगा दिया जाता है, वो
जिंक का नहीं होता, जिंक की जगह ये होता है एसएन का, टिन का। ओके, तो इसलिए इसको टीनिंग बोला जाता है। अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हो तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे देन द प्रीवियस वन। ओके, फिर इसके अलावा अगर कोई मेथड है तो वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? देखो, आपने ये देखा होगा गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी वगैरह होती है, या ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि अप्लाइंग अ लेयर ऑफ कॉपर और क्रोमियम, इसमें कॉपर या क्रोमियम का लेयर अप्लाई किया जाता है। अप्लाइंग अ लेयर ऑफ कॉपर और क्रोमियम ऑन एनी अदर मेटल यूजिंग, ओके, मोस्टली, ओके, यूजिंग, हम लिखेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलो या इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक बोलो। ओके, ये एक ऐसी मेथड है जिसमें कॉपर का या क्रोमियम का लेयर लगाया जाता है। जैसा एक्सपेरिमेंट में भी आप देखते हो कि एक, मान लो ये कुछ कंटेनर है या एक कोई ये है, इसके ऊपर आपको लेयर लगाना है, तो इसको अटैच किया जाता है बैटरी के साथ। ओके, और दूसरी जो चीज़ का लेयर इसके ऊपर चढ़ाना है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम सेपरेट एक ये बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिर्फ याद रखो कॉपर या क्रोमियम का लेयर लगाया जाता है ऑन द मोस्टली आयरन के ऊपर ही, यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम बोलेंगे उसको। ओके, सो ये है प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिंग। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है जो इसमें यूज़ की जाती है वो है अलॉइंग। अब आपने अलॉय के बारे में तो पढ़ा है, व्हाट इज अलॉय? ओके, इसको बोला जाता है अलॉइंग। अलॉय क्या हो जाते हैं? अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, वन मेटल और अनदर नॉन मेटल। ओके, अलॉइंग, अलॉइंग क्या होती है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals and metal नॉन मेटल। ओके, दो या दो से ज़्यादा मेटल या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल। ओके, इसकी मदद से एक नया एक अलॉय बनाया जाता है जो कि रस्ट नहीं होता। ओके, जैसा आपने देखा होगा पुराने दिनों में आयरन के कंटेनर होते थे जो कि रस्ट हो जाते थे। ओके, लेकिन आजकल स्टील के हैं। तो स्टील क्या है? एक अलॉय है। ओके, तो स्टील जो होता है वो एक्चुअली आयरन, क्रोमियम और कॉपर, इनसे बनता है। ओके, तो इस तरह से कुछ अलॉयज बनाए जाते हैं। जैसा और एक अलॉय अगर आपको चाहिए, अल्निको है, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, अल्निको। ओके, इन तीनों की मदद से बनाया हुआ। तो इस तरह से अलॉय बनाए जाते हैं आज की डेट में। कई सारे अलॉयज हैं। ओके, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कई सारे हैं। तो उनकी मदद से आप करोजन को रोक सकते हो। ओके, तो ये हुआ ये पूरी चीज़ें हैं करोजन के बारे में। अब दूसरा जो इफेक्ट है जो डेली लाइफ में दिखाई देता है वो है, दैट इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी। दैट इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी। ओके, व्हाट इज रैंसिडिटी? अब देखो रैंसिडिटी क्या होती है। अब इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि अगर कोई, जैसा आपको मालूम है ऑयल कंटेनर जो होते हैं वो टिन के डब्बे बोलते हैं हम उसको। ऑयल के कंटेनर जो होते हैं वो टिन से बने हुए होते हैं। तो अगर उसमें आप ऑयल को ऐसे ही रख दो खुला, तो कुछ दिनों के बाद उसमें से एक फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आने लगती है। ओके, या उसके ऊपर कुछ ऐसा एक फ्रोथ जैसा झाग झाग आया हुआ ऐसा दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है एक्चुअली? क्योंकि वो चीज़ क्या है? ऑयल है। ऑयल मतलब खाने की चीज़ है। सो द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। ओके, oxidation of food when it comes in contact with air. ओके, एयर इन द सेंस क्या? ऑक्सीजन। देखो एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में जब भी एयर के साथ रिएक्शन बोली जाती है ऑक्सीजन। ओके, अब ऑक्सीजन ही क्यों, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इनटू द बैड स्मेल, जिसको फाउल स्मेल बोला जाता है। ओके, फाउल स्मेल
एंड ओडर टू फूड। ओके, तो वो खाने के लायक नहीं रहता, तो इसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो देखो कोई भी चीज़ खाने की अगर तुम एक आधे दिन उसको खुला रख दो तो नॉर्मली ख़राब हो जाती है। ओके, तो ऐसा ये जो प्रोसेस है उसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो अब इसको रोकना कैसे है? तो रोकने के लिए पहला तो है स्टोर एट लो टेम्परेचर। सबसे पहली चीज तो है स्टोर एट लो टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी काम करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हॉट टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ को अगर अच्छा रखना है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। ओके, इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली नहीं बढ़ सकते। ये हो गई एक बात। ओके, दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो, नॉर्मली आपने कोई खाने की चीज़ बनाई, समर सीजन में देखो 2 घंटे में वो खराब हो जाता है अगर उसको फ्रिज के बाहर रखा, लेकिन विंटर सीजन या रेनी सीजन में वो चीज़ शाम तक भी ठीक ठाक रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और फ्रिज में तो वो दो दो चार चार दिन तक अच्छी रहेगी। ओके, तो इसलिए उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी और वो चीज़ जल्दी खराब नहीं होगी। ओके, नंबर 2 दूसरा उसका होता है एडिंग प्रिजर्वेटिव। एडिंग प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हो। तो प्रिजर्वेटिव कई सारे हैं, जैसा पुराने दिनों में तो ऑयल, आज भी देखो तुम पिकल जब बनाते हैं, ओके, अचार, तो ऑयल, सॉल्ट ये जो है ये प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। विनेगर होता है, विनेगर भी आज की डेट में यूज किया जाता है। ऐसे कई सारे प्रिजर्वेटिव है जो चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। ओके, तो ये यूज किए जाते हैं, और ये इससे क्या होता है, वो चीज़ ऑक्सीडाइज उसका ऑक्सीडेशन रोक देती है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती ज़्यादा टाइम तक। तो इसलिए ये चीज़ बहुत दिनों तक ये रहती है। नंबर 3, यूज एयर टाइट कंटेनर। यूज एयर टाइट कंटेनर। ओके, एयर टाइट कंटेनर क्या होते हैं? एयर टाइट कंटेनर देखो, तो कोई भी बॉक्स है उसके अंदर कोई चीज़ है, अगर तुमने उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, वो रिएक्ट नहीं होगी। ओके, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं और तुमको अगर रखना ही है तो उसको एयर टाइट, हवा लगने मत दो। हवा लगी तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। क्या हवा मतलब क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रैंसिडिटी। ओके, और एक चीज़ है लेस यूज ऑफ वाटर। ओके, ये भी एक चीज़ है। आप देखो कहीं पे भी, कभी आपको कहीं पे पिकनिक वगैरह में जाना है तो मोस्टली आपकी जो घर पे बनाया जाता है तो वो पानी के बिना, कोई सब्जी बनानी है तो प्योर ऑयल में बनाते हैं। ओके, पानी के बिना बनाते हैं, क्योंकि पानी मतलब ऑक्सीजन। ओके, और पानी में ऑक्सीजन कंटेंट है, पानी उसको मॉइस्चर देगा, और इस वजह से वो चीज़ जल्दी रैंसिड होगी। ओके, तो कोई भी चीज़ बनानी है तो एयर टाइट कंटेनर में रखो, या फिर उसको बिना पानी के, मतलब पानी का कम से कम यूज़ करो या करो ही मत। ओके, एंड लास्ट वन जो यूज़ है, जो एग्जाम में पूछते हैं, वो है यूज़ ऑफ N2 गैस। ओके, आजकल आप पैक फूड जो खाते हो मोस्टली उसके अंदर आप देखो तो जब खरीदते हो तो इतना बड़ा पैकेट दिखता है, लेकिन चीज़ उसके अंदर थोड़ी सी होती है, जबकि बाकी पैकेट में हवा होती है। तो हवा क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। ओके, तो ऐसा क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझ लो ना। हवा में जो एयर है, इस एयर में 2 गैसेस होते हैं, एक होता है O2, एक होता है N2। O2 है 21%, N2 है 78%, 1% अदर गैसेस हैं। फिर भी O2 ही रिएक्ट करता है, N2 रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि O डबल बॉन्ड O, N में ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ओके, ये चीज़ आप आगे जो टॉपिक्स है उसमें डिटेल में पढ़ोगे बॉन्ड के बारे में, लेकिन आप देख के भी बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूटने में आसान होगा? डबल बॉन्ड। तो इसीलिए ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, और ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट होने के लिए या होता है, जबकि नाइट्रोजन कंपैरेटिवली जल्दी नहीं टूटता और उसका बॉन्ड इजीली टूटता नहीं, और नाइट्रोजन इसीलिए रिएक्ट नहीं होता। इसलिए नाइट्रोजन भले ही उस चीज़ के साथ रहे, लेकिन नाइट्रोजन कभी रिएक्ट नहीं होता। और यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन गैस आज की डेट में यूज़ किया जाता है इन हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो। ओके, तो इस तरह से तो ये हो गया रैंसिडिटी के बारे में। अब अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखो, ओके, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, अभी मेरे पास भी बुक है, बट आप अगर इसमें देख सको, ओके, एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज
तो पहले तो सिंपल है। ओके, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके राइट। तो मोस्टली इसमें तो कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो जैसा यहाँ पे एक है, वाई डू यू अप्लाई द पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, हमने अभी डिस्कस किया। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई, अभी हमने डिस्कस किया। ओके तो इसके जो एक्सरसाइज है, आई होप आप उसको सॉल्व कर पाओगे, इट विल हेल्प यू समवेयर।